7th सेमेस्टर में आके, अच्छा। ऑलमोस्ट 6 सेमेस्टर के एंड में। तो मैं एक्चुअली बहुत पहले ही लेट हो चुका था। मेरा ऐसा था कि मेरे को कोई ए टू जेड कुछ नहीं पता था कि एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है। मैं स्टार्टिंग में ट्राई भी किया था खुद से, बट वो रेफरेंस बुक्स आपको तो पता है कितने बल्कि और ये रहते हैं। ऑफकोर्स। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे को नहीं समझा किस डायरेक्शन में जाए। 9 मंथ्स इनफ है जीपैट क्रैक करने के लिए, क्योंकि मैंने भी वही किया था। 8 to 9 मंथ्स में ही क्रैक किया है 7th सेम में आके। तो मैंने हर मंथ वही रिवीजन प्लान फॉलो किया। अच्छा। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू डू द वर्क, इट्स व्हाट यू डू विद दोज आवर्स। और वो टाइम में क्या कर रहे हो। बिल्कुल। मैंने जीपैट के लिए 4 या 5 आवर्स ऊपर कभी नहीं पढ़ा। अच्छा। एंड बेसिकली नाइपर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बिल्कुल। फार्मेसी से, तो उनका बेसिकली फोकस ये रहा होगा कि विल शिफ्ट टुवर्ड्स रिसर्च मोर। हाँ। जैसे उन्होंने केमिस्ट्री की सीट्स बढ़ा दी है अभी। हाँ। मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस, पीटीपीसी की सीट बढ़ चुकी है। हमारे साथ हैं नाइपर के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट ऑफ नाइपर हैदराबाद, अली। तो अली सैयद जी हैं हमारे साथ में। तो आज इनसे हम जानेंगे कि नाइपर और जीपैट की प्रिपरेशन कैसे करें। इन्होंने इनकी बहुत अच्छी रैंक है नाइपर में भी और जीपैट में भी। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा रैंक कैसे मुकाम हासिल किया, इन्होंने कैसे इतनी अच्छी पोजीशन पे आज पहुँचे हैं। तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। पहले तो हम जानेंगे सर के बारे में कि प्लीज़ सर अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। Thank you Shivam for having me here. So I'll just give a quick introduction of myself. I am Ali Sayyed and I am from Maharashtra, Aurangabad, Maharashtra. I completed my B.Pharm from YB Chavan College of Pharmacy and now I'm currently pursuing my masters in Naipur, Hyderabad with specialization in pharmacology. तो सर जैसे कि आपकी रैंक बहुत अच्छी है, आपकी जीपैट की रैंक ऑल इंडिया रैंक 9 है और आपने नाइपर की रैंक भी आपकी ऑल इंडिया रैंक 26 है। तो इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आपने नाइपर हैदराबाद क्यों चूज़ किया? बहुत बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं कि जो मोस्टली टॉपर बच्चे होते हैं वो नाइपर मोहाली चूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आपने नाइपर हैदराबाद को पहले प्रेफरेंस में क्यों रखा? एक्चुअली फर्स्ट प्रेफरेंस तो इसलिए था क्योंकि घर के बहुत नज़दीक था नाइपर हैदराबाद, एंड प्लस मैंने मेरे प्रोफेसर से कंसल्ट किया। अच्छा। तो उन्होंने भी कहा कि इसका NRF रैंक भी 1 है अभी नाइपर हैदराबाद का। एंड कोलॉजी का ब्रांच जो है, टीचर्स फैकल्टी जो है वो भी यहाँ की एज़ कम्पेयर टू मोहाली यहाँ पे अच्छी है, बेहतर है। अच्छा। सो रिसर्च बेस्ड भी है। तो मैंने कहा ठीक है फिर कोलॉजी ही लेना है, अगर तो घर के पास भी है। तो सब स्टार्स अलाइन थे, इसलिए मैं बोला ठीक है प्रेफरेंस पे यही रखते कोलॉजी हैदराबाद। चलिए बहुत अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं, थोड़ा जाते हैं पीछे की तरफ और समझते हैं आपसे कि आपने अपनी जो जीपैट की प्रिपरेशन है वो कब स्टार्ट की और क्या रीज़न था आपका, क्या पर्पज़ था कि आपने जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की? आपने क्या सोचा था कि आपने क्या सोच के जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? बताइए प्लीज़ इसके बारे में। एक्चुअली जीपैट तो हमारे कॉलेज ने हमको इंडक्शन के टाइम ही बता दिया था 2019 में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब। अच्छा। तो मेरे को आइडिया था एक ये एग्ज़ाम के बारे में। और फिर 2020 का जब एग्ज़ाम हुआ था जीपैट का, तो ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे ही कॉलेज से थे, उमर खान। अच्छा। तो उनका जब फेलिसिटेशन हो रहा था तब मैं था वहाँ ऑडियंस में। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि हमने भी ऐसा कुछ रैंक अचीव करना चाहिए। तो जब से ही सीड प्लांट हो गया था मेरे ब्रेन में, बट मैंने उसे परस्यू इतना नहीं किया। एक्चुअली मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट किया 7th सेमेस्टर में आके, अच्छा। ऑलमोस्ट 6 सेमेस्टर के एंड में। तो मैं एक्चुअली बहुत पहले ही लेट हो चुका था। मेरे को लगा था अभी इतना लेट हो चुका है, बट मेरे जो हमारे क्लासेस थे, जो मैंने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किया था, वो सर हमेशा मोटिवेट करके रखते थे हमको। मैंने कहा ठीक है 7th सेमेस्टर है, कंसिस्टेंटली स्टार्ट करते हैं। तो 7th सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, मतलब आप फोर्थ ईयर में आके फिर आपने स्टार्ट किया था? 4th ईयर में, फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था। हो, फिर भी आपने इतनी अच्छी रैंक मेंटेन की अपनी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बच्चों को कि जैसे आप बता रहे हो कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था, तो क्या आपने शुरुआत से ही कोचिंग ज्वाइन की थी, मतलब आप, या फिर आपने लेटर आकर के कोचिंग सोचा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? हाँ। आपको क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेहतर है या फिर हमको कोचिंग लेकर ही पढ़ना ज़्यादा बेटर है? हाँ, सेल्फ स्टडी इन द केस अगर आप सेकेंड ईयर से पढ़ रहे हो सिंस द स्टार्ट, हाँ। और आपको एक डायरेक्शन पता है कि आपके पीयर्स जो समझो कोचिंग लेते हैं, या फिर आपका कोई सीनियर जिसने बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आपको वो डायरेक्शन पता है, तो आप बिना कोचिंग के भी प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा। पहले भी बहुत टॉपर्स रह चुके हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं ली थी, तो नेसेसिटी तो है नहीं क्रैक करने के लिए, बट
मेरा ऐसा था कि मेरे को कोई ए टू जेड कुछ नहीं पता था कि एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है। मैं स्टार्टिंग में ट्राई भी किया था खुद से, बट वो रेफरेंस बुक्स आपको तो पता है कितने बल्कि और ये रहते हैं। ऑफकोर्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे को नहीं समझा किस डायरेक्शन में जाए। तो फिर मैं सीनियर्स को पूछा, तो उन्होंने एक कोचिंग रेकमेंड किया। अच्छा, मैं बोला कोचिंग के थ्रू ही जाना बेहतर है, इसलिए मैंने कोचिंग का रास्ता लिया। चलिए बट बहुत सेल्फ स्टडी भी ऐसे नहीं कि सेल्फ स्टडी किया तो नहीं हो सकता, वो रास्ता भी 100% करेक्ट ही है, बट स्टार्टिंग से करना चाहिए उसको। अब लास्ट ईयर में आके सेल्फ स्टडी करना मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा, डेंजरस गेम हो जाएगा वो एंड में आके। सही बात है। अच्छा चलिए थोड़ा स्ट्रेटेजी जानते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कि आप नोट्स कैसे बनाते थे, क्योंकि बहुत बच्चों का ये होता है कि नोट्स बनाए भी कि नहीं बनाए, कि सीधा बुक से डायरेक्टली हम लोग रिकमेंड करें। कई बच्चों का स्ट्रेटेजी होता है कि वो बुक में डायरेक्टली अंडरलाइन कर देते हैं, फिर डायरेक्टली बुक से ही वो रेफ़र करते हैं। और कई बच्चों का ऐसा होता है कि अपना नोट्स ही पढ़ते हैं, जैसे मैं था, तो मुझे अपने नोट्स पढ़ने बहुत पसंद थे, तो मैं अपने पहले सारे नोट्स बनाता था, फिर उनको ही मैं पढ़ता था। तो नोट्स बनाने में टाइम बहुत जाया करता था, और क्योंकि नोट्स मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाता था, लेकिन फिर भी क्योंकि जब आप ए टू जेड पूरा नोट्स बना रहे हो तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है उसको। तो आपको क्या लगता है आप कैसे नोट्स बनाते थे? मेरा नोट्स का सिस्टम तो डिपेंड करता था मैं सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहा। अच्छा। जैसे अभी फिजिकल फार्मेसी है, तो उसके लिए आप मार्टिन पढ़ेंगे, तो आप डायरेक्टली मार्टिन नहीं पढ़ सकते। उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है अंडरस्टैंड करने के लिए, साइंटिफिकली बहुत साइंटिफिक वे में दिया है वो, तो उसको आप डायरेक्टली नहीं पढ़ पाएंगे। उसको आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे खुद से ब्रेक डाउन करके, कि लास्ट में रिवीजन के टाइम पे आप रेफरेंस बुक खोल नहीं सकते रिवाइज करने के लिए, बिल्कुल खुद के ही नोट्स देखना पड़ेगा लास्ट में। तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अभी कोलॉजी से आप केडीटी फिर भी आप रिवाइज कर लेंगे कि आपने ऑलरेडी इतना सारा पढ़ लिया रहता लास्ट में कि डायरेक्ट बुक भी खोले तो आपको वो पार्ट्स जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और नोट्स प्रिपरेशन तो मेरे केस में था कि क्लासेस में मेरे क्लासेस वालों ने नोट्स बना के दिए थे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स। अच्छा। तो मैं कुछ पीडीएफ से ही पढ़ लेता था और कुछ चीज़ मैंने पहले से लिख के रखा था। तो वो डिपेंड करता है आपके अप्रोच पे, डायरेक्ट जो कंफर्टेबल है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लास्ट में कि रेफरेंस बुक खोलो आप, खुद के ही नोट्स पे रेफ़र करना चाहिए लास्ट में। अच्छा, आपके पास फार्माकोलॉजी है, तो आपने मतलब आपको सी बात है, आपने फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी और आपको फार्माकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट भी होगा, तभी आपने नाइपा हैदराबाद में एज अ फार्माकोलॉजी आपने ज्वाइन किया, फार्माकोलॉजी स्टूडेंट। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि फार्माकोलॉजी आप कैसे पढ़ते थे? मतलब फार्माकोलॉजी के क्या आप नोट्स बनाते थे, या फार्माकोलॉजी का आपका पढ़ने का अप्रोच क्या होता था? फार्माकोलॉजी का अप्रोच बेसिकली ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अब एक टॉपिक है एएनएस, तो एएनएस से आप डायरेक्टली ऑब्वियसली ड्रग से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको पूरा उसका ये समझना पड़ेगा, पैथोलॉजी जो भी है उसके बिहाइंड, एएनएस के पीछे कि सिस्टम कैसा फंक्शन करता है अपने बॉडी में, रिसेप्टर्स उसके पूरे, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स, और फिर उनका अलग अलग इफेक्ट, हर रिसेप्टर का इफेक्ट। जैसा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक इफेक्ट है फॉर एग्जांपल आई पे, बिल्कुल, तो सिंपैथेटिक का क्या इफेक्ट है उसके ऑपोजिट में, तो वो आपको ऑल द टाइम याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली उधर से ही बनते हैं, बिल्कुल, रिसेप्टर बेसिस पे। बिल्कुल। और फिर एक बार आपने वो समझ लिया कोलॉजी सिस्टम की, तो ड्रग्स पढ़ना कोई हार्ड बात नहीं है। आप क्लासिफिकेशन देखिए, उसका मैकेनिज्म एक्शन वो तो अपने आप ही आ जाएगा। एक बार आप रिसेप्टर फॉर एग्जांपल एक बीटा रिसेप्टर एंटागनिस्ट, तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि बीटा रिसेप्टर के एक्शंस क्या है, आपने पहले पढ़ा है, तो वो ड्रग याद रखने में या उसके एक्शंस याद रखने में डिफ़िकल्टी नहीं रहेंगी। तो पहले ही वो टॉपिक का फॉर एग्जांपल अगर आप गाउट के बारे में पढ़ रहे हैं या आर्थराइटिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ड्रग की पैथोफिजियोलॉजी, ये डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ना मेन है। वो पहले देख लिया तो फिर वो ईजी हो जाता है आगे का प्रोसेस। और एडवर्स इफेक्ट्स वो तो सभी याद करते हैं, क्लासिफिकेशन एडवर्स इफेक्ट्स ये तो कॉमन है। सही बात। तो वो अप्रोच स्टार्ट टॉप टू बॉटम अप्रोच रखना चाहिए पहले ही। पहले सिर्फ क्लासिफिकेशन के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जब दिया था लास्ट ईयर जीपैट, तब भी क्लासिफिकेशन पे इतने क्वेश्चंस नहीं थे, मोस्टली वो उनके इस पे थे, इनकी बायोलॉजी पे सिस्टम्स के। तो वहाँ से अगर आपने वो पढ़ लिया तो फिर डिफ़िकल्टी नहीं है कोलॉजी। अच्छा, कोलॉजी में ये जैसे हम एक बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, मुझे भी होती थी खास करके, कि ये साइड इफ़ेक्ट वगैरह कैसे याद करते, मतलब करें हम लोग, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत होते हैं ड्रग के। और कई क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट से लेकर के, तो इसको कैसे स्पेसिफिकली याद किया जाए? कुछ आपने कुछ सोचा था इसके बारे में? हाँ देखो, अभी स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। जैसे सल्फोनामाइड से कुछ हो गया, कर्निकटेरस हो गया, या ग्रे बेबी सिंड्रोम जो रहता क्लोराम्फेनिकोल का, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। वो कोलॉजी से उसके ड्रग से समझ में नहीं आएगा। बट कुछ रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एएनएस का ही एग्जांपल लेता मैं, कि अपनी कोलिनर्जिक सिस्टम का
आपको पूरा सिस्टम पता है कि वो कैसा काम करता है, उसके क्या इफेक्ट्स है। तो अगर अपन ने एंटीकोलिनेस्टरेजेस बहुत ज़्यादा दिए तो उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपको तो समझ ही जाएगा कि एक्सेस सलाइवेशन होगा, पिन पॉइंट प्यूपिल, जो भी इफेक्ट है कोलिनर्जिक सिस्टम के वो इफेक्ट इनमें मैनिफेस्ट होंगे। तो आप कॉमन साइड इफेक्ट्स तो उसी से याद रख सकते हैं, बट स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स तो आपको कुछ ट्रिक्स लगा के याद रखनी पड़ेंगे। हाँ, वो मेन चीज़ वो ट्रिक्स ही आ जाती है कि क्योंकि इतना सब कुछ याद करना बहुत, अगर आप एकदम से रटते जाओगे तो कब तक रटोगे आप। तो एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप निमोनिक्स बना के वो पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा बेटर याद रहता है। तो हमने भी बहुत निमोनिक्स बनाए थे, बहुत टिप्स बहुत ट्रिक्स हमने बनाए थे ताकि लंबे समय तक उसको याद रख सकें, बहुत ज़रूरी होता है वो। अच्छा, एक क्वेश्चन पे मैं बात करना चाहूँगा कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स में, जैसे हमारे मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं बच्चे मोस्टली उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमको माइनर सब्जेक्ट पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए, माइनर सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए और उनको कितना टाइम देना चाहिए, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। हाँ, अब माइनर सब्जेक्ट्स तो जीपैट के सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे, तो वो जब सेमेस्टर के टाइम आते हैं, आपके सेमेस्टर के टाइम आते होंगे, सेकेंड ईयर में आते वो, थर्ड फोर्थ सेम में, तो आपको जब भी आपने पढ़ लिया होगा उसे, नोट्स बनाए होंगे, तो वो टाइम पे उनको पढ़ना सही है। एंड में भी उनको निगलेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी, बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम उन पे बहुत टाइम वेस्ट करना भी सही नहीं है। सही बात। मेजर पे ही फोकस रखना चाहिए, बट माइनर को भी उतना ही ड्यू इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना वो डिजर्व करता, क्योंकि उनमें भी क्वेश्चंस अक्सर बहुत बन जाते हैं। हाँ, जैसे जूरिस्प्रूडेंस में हमने देखा कि 6 से 7 क्वेश्चन इस बार बने थे जूरिस्प्रूडेंस में, फिर कई क्वेश्चन बायोफार्म से आ जाते हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है, उनको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ तो टाइम उनको देना ही चाहिए। और स्पेसिफिक टॉपिक्स ही पढ़ना चाहिए उनमें से, यानी कि पूरी तरीके से उनको कवर करना मेजर सब्जेक्ट की तरह वो गलत है। पूरा उनको कवर करना, फुल्ली सिलेबस पे इनकी स्ट्रेस मत दीजिए उनका, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रीवियस ईयर से आप एक डेटा एनालाइज करके समझ सकते हैं कि इसमें कितना पढ़ना ज़रूरी है, तो वो तो पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, आप स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहे थे, तो प्लीज़ हमें बताइए कि किस सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक ज़्यादा बेटर है एज अ जीपैट और नाइपर प्रिपरेशन के हिसाब से अगर देखें हम लोग, तो किस सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक आपने पढ़ी थी और आपको क्या लगता है कि हाँ ये बुक पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा, बताइए कुछ इसके बारे में। स्टैंडर्ड बुक्स के लिए अब फार्मास्यूटिक्स के लिए सबको पता है लैकमैन, मैंने वही रेफ़र किया था। फिजिकल फार्मेसी के लिए मार्टिन, बायो फार्मेसी के लिए अपना ब्रह्मानकर, वो तो बेस्ट है, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इकोलॉजी के लिए आप केडीटी पढ़ सकते हैं, मैंने पर्सनली केडीटी नहीं पढ़ा है। अच्छा। मैंने पढ़ा है गर्गन गुप्ता, अच्छा, रैंगेंडेल। तो रैंगेंडेल में ऐसा है कि वो पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी कुछ चैप्टर स्टार्टिंग में ऐसे कि वो एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उससे आगे का बेस बहुत क्लियर हो जाता। अच्छा। तो रैंगेंडेल मैंने आके एंड में, मतलब वो भी बहुत कम रेफ़र किया था, बट लास्ट में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया था वो, मेरे को ऐसा लगा कि पहले से पढ़ लेना चाहिए था। तो रैंगेंडेल तो ज़रूर कीजिए, रैंगेंडेल, गर्गन गुप्ता मेरे हिसाब से इनफ है। और केडीटी तो अभी सेमेस्टर के लिए सब केडीटी ही पढ़ते, स्टार्टिंग से केडीटी पढ़ा है तो वही रेफ़र कीजिए, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। और एनालिसिस के लिए मैंने पढ़ा था वाई आर शर्मा, अपने इसके लिए यूवी स्पेक्ट्रो, इसके लिए स्पेक्ट्रल के लिए, और क्रोमेटोग्राफी के लिए मैंने पढ़ा था चटवाल। वैसे तो हमारे ट्यूशन के ही नोट्स बहुत इनफ थे, बट कुछ एक्स्ट्रा रेफ़र करने के लिए मैंने ये 2 किया था। और बच्चों को फार्माकोलॉजी में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि फार्माकोलॉजी सारा कुछ लर्न करने का होता है, सारा कुछ याद मेमोराइज़ करने का होता है, तो वो चीज़ें कैसे मेमोराइज़ की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर उनके जैसे फैमिली नेम आ जाते हैं, फिर उसके अंदर आप डीप में जाओगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, उन पर हम कोई कंसेप्ट नहीं बना सकते हैं। तो वो चीज़ें कैसे आपने की उसके बारे में बताइए। कोग्नोसी में ऐसा है कि कुछ 70 to 80 ड्रग्स है, सब वोलेटाइल ऑयल्स, अल्कलॉइड्स वगैरह मिला के, तो वो कोग्नोसी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बाय हार्ट लर्न करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बाय हार्ट ही लर्न करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ऐसा है कि स्टार्टिंग से ही रिवाइज करते रहिए, कॉन्स्टेंट रिवीजन ही एक तरीका है उसे याद रखने का, कि वो सब्जेक्ट ऐसा है कि वो उड़ जाएगा थोड़े दिन के बाद में। बायोलॉजिकल सोर्सेज, उसकी फैमिली, फिर उनके कुछ ये रहते हैं, यानी कि जैसे एंड में उनके यूजेस, कुछ ड्रग्स ऐसे है उसमें, प्लांट्स जो भी है उनके यूजेस भी याद रखने ज़रूरी है। तो आपको करना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। उनके कुछ फीचर्स, जैसे रूट के कुछ फीचर्स हैं उनके, जाइलम वगैरह है उनमें, तो वो तो आपको याद रखना पड़ेगा स्टार्टिंग से। और रिवीजन इज़ मस्ट फॉर कोग्नोसी, एंड में आके नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, रिवीजन तो चाहिए उसको, क्योंकि तभी आप वो चीज़ें पे आपका पकड़ बन जाएगा, तो आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा। क्योंकि एक बार आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, सोचोगे इसे आप एंड में पढ़ोगे तो एक गैप हो जाता है, तो वो दिक्कत कर जाता है। तो बीच बीच में इसका रिवीजन में सबसे ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, मेरे से बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया जैसे आपकी इतनी अच्छी रैंक है, आपकी ऑल इंडिया रैंक 9 है, आप टॉप 10 में रैंक में आ रहे हो, तो बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि
एक तो सिलेबस इतना वास्ट है, ठीक ना, 54 पेज का हमने देखा जीपैट का सिलेबस है, तो वो देखने में ही बहुत डर लगता है। तो सिलेबस इतना ज़्यादा है हमारा, हम कैसे इतनी सारी चीज़ों को मेमोराइज़ कर लंबे समय तक कैसे मेमोराइज़ करके रख सकें, रख पाएँ। क्योंकि बीच बीच में ऐसा भी होता है कि अब जब आप कुछ जैसे कुछ टॉपिक्स जो आपने पिछले पढ़े हैं, वो जब आप बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हो तो वो सब भूलने लग जाते हैं हमको। तो वो चीज़ें कैसे आपने मेमोराइज़ करके रखा और इतने लंबे सिलेबस को कैसे आपने बेहतरीन अच्छे तरीके से पढ़ा, वो बताइए। इसका तो एक अप्रोच है कि आप जब स्टार्ट करते लर्न करना, ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ लर्न करते तो आप उसको फॉरगेट कर ही जाएंगे, विद इन 1 वीक फॉरगेट हो जाएगा। तो एक प्लान आपका वीकली रिवीजन का एक प्लान रखिए कि वीक के एंड में जो भी पढ़ा है फुल वीक में वो रिवाइज कीजिए। अच्छा। एक मंथली रिवीजन प्लान वो रखिए आप मेन, कि मंथ के एंड में भी ऐसा कोई 3-4 डेज रहने चाहिए जो फुल मंथ आपने पढ़ा है वो रिवाइज कीजिए। तो ऐसे टाइम पे बहुत टॉपिक्स ऐसे आएंगे कि आप भूल चुके हैं टोटली, तो वो आप वो टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा। मेन इसकी बात ऐसी है कि आई थिंक 8 to 9 मंथ्स इनफ है जीपैट क्रैक करने के लिए, क्योंकि मैंने भी वही किया था। 8 to 9 मंथ्स में ही क्रैक किया है 7 सेम में आके। तो मैंने हर मंथ वही रिवीजन प्लान फॉलो किया। अच्छा। जो हमारे क्लासेस से सेट था। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे कुछ टॉपिक्स से जो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो मैं उन्हें नहीं करता था, क्योंकि अगेन एंड अगेन वही चीज़ लर्न करना जब आपको आता है कोई मीनिंग नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी पे फोकस कीजिए जो आपको बहुत तब भी नहीं लर्न कर पा रहे आप। हाँ। याद नहीं आ रहा, तो एंड में ऐसा होगा कि बहुत कम टॉपिक्स ऐसे बचेंगे जो आपको नहीं आ रहे। हाँ। मोस्टली बाकी सब आते ही है एंड में। बस वही वीकली एंड मंथली रिवीजन प्लान फॉलो कीजिए बस। हाँ, मतलब एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी अपने को, और रिवीजन भी इसको मंथली और वीकली बेसिस पे करना ही चाहिए। आप बीच में इतना वास्ट है बिल्कुल कि आप एंड में एक साथ रिवाइज तो होने ही नहीं वाला है। और कुछ चीज़ें ऐसे है कि आपको एंड में भी 50 ऐसा होगा कि 15 डेज पहले आपने कुछ रिवाइज किया था, और आपको एग्ज़ाम के दिन वापस से वो मौका तो मिलने नहीं वाला है। बिल्कुल। तो वो आपको वही प्रिपरेशन लेके चलना पड़ेगा। हाँ। माइंड में वो इतना सेट हो जाना चाहिए कि आपको फिर वापस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, एक चीज़ और बच्चे पूछते हैं कि जूनियर्स मेरे, कि भैया हमको कितने घंटे अगर हम दें तो हमारी इतनी अच्छी रैंक आ जाए, कितने घंटे हम पढ़ाई करें, कितना टाइम हम दें तो कि हमारी इतनी अच्छी रैंक आ जाए, तो इसके बारे में बताइए कि बच्चों को कितने घंटे पढ़ने चाहिए। घंटों का तो ऐसा है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू डू द वर्क, इट्स व्हाट यू डू विद दोज आवर्स। आप वो टाइम में क्या कर रहे हो। बिल्कुल। मैंने जीपैट के लिए 4 या 5 आवर्स से ऊपर कभी नहीं पढ़ा। अच्छा। एग्ज़ाम टाइम भी नहीं, क्योंकि मैं लॉन्ग आवर्स बैठना मेरे से पॉसिबल है नहीं। मैं कभी नहीं बैठता। बट जो मैं वो 4 घंटे या 5 घंटे बैठता था, तो वो फुल कंसंट्रेशन से। और कभी भी एक स्ट्रेच पे मैं नहीं बैठा हूँ। एक स्ट्रेच पे हाफ एन आवर बैठता था, फिर ब्रेक, फिर हाफ एन आवर, फिर ब्रेक। ऐसा पूरे दिन मैंने सिर्फ 5 ही घंटे पढ़ा है। आपको ऐसा नहीं है कि 10 घंटे पढ़ना है इस सब्जेक्ट के लिए। एग्ज़ाम टाइम भी मैंने कभी नहीं पढ़ा 5 घंटे से ऊपर। क्योंकि अब आप 5 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे फोकस के साथ में, तो कोई बच्चा 10 घंटे बैठ रहा है बट वो फोकस से नहीं बैठ रहा है, तो कोई मतलब का नहीं है। सही बात। 5 घंटे का आउटपुट बेटर है। हाँ। एनी डे। तो आवर्स तो डिपेंड बिल्कुल नहीं करते कि आप कितनी देर पढ़ेंगे तो वो आउटपुट आएगा। कुछ लोग इससे डीमोटिवेट हो जाते कि मेरा फ्रेंड 8 घंटे पढ़ रहा है और वो 12 घंटे पढ़ रहा है, बट मैं तो सिर्फ 4 ही पढ़ पा रहा। बट वैसा नहीं है। सही बात है। आप 4 पढ़िए, बट उसको इतने बेहतर तरीके से पढ़िए कि वो 12 घंटे भी उसके सामने फेल है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और बच्चों को, जैसे कि अगर हम अभी बात करें एमसीक्यू लेकर के, कि उनको एमसीक्यू से, क्योंकि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करना, एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किस टाइम पे आकर के हमको एमसीक्यू सीरीज मतलब एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देना शुरू करना चाहिए, मतलब एमसीक्यू हमको लगाना कब से स्टार्ट करना चाहिए। और फिर एक क्वेश्चन आता है पीवाईक्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको कब से सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी एमसीक्यूज़ तो मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब से ही स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। एक बुक है जैसे आपको पता होगा, जीपैट अ कंपेनियन बाय नज़मा इनामदार मैम। हाँ, तो वो बुक मैंने तभी ले लिया था 7 सेम में स्टार्ट करने के। और मैं तभी से ही प्रैक्टिस करता था क्वेश्चंस। अच्छा। अभी स्टार्टिंग में तो मेरे को आते ही नहीं थे कोई भी एमसीक्यूज़, बट जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते जाएंगे वो आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो मैं तो बोलूँगा जितने जल्दी स्टार्ट हो सकता उतनी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप विद इन 1 और 2 मंथ स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना अपने प्रिपरेशन पे। अच्छा। जितना जल्दी उतना बेहतर। और मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, जैसे कि आपने कोई टॉपिक्स पढ़ा, तो आपने इस टॉपिक ख़त्म किया, उसके तुरंत ही बाद ही आप एमसीक्यू लगाना शुरू कीजिए उसके एमसीक्यूज़।
तो जो आपका वो टॉपिक है ना, उसके कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हो तो आपने जो चीज़ें आपने मिस की है ना, वो चीज़ें भी आपको वो सारे डॉट्स क्लियर होते जाते हैं। तो हाँ, जैसे आपने बताया कि एमसीक्यू शुरू से हमको लेकर चलना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। हाँ, और जो ये अपने मॉक टेस्ट होते हैं, ये कब देने चाहिए? मॉक टेस्ट तो ऐसा आपके अभी क्लासेस पे भी, हमारे जो क्लासेस थे आना क्लासेस महाराष्ट्र में बेस्ड है वो, तो वो ऐसा करते थे, एक वीकली प्लान रहता था स्टडी का, और वो वीक के एंड में वही टॉपिक्स पे एमसीक्यू का टेस्ट होता था। अच्छा। मॉक टेस्ट तो वो तो बहुत सही तरीका है करने का, क्योंकि आपके कंसेप्ट वही सॉलिडिफाई हो जाते हैं वो टेस्ट देने से। तो मॉक टेस्ट आप एक बार वो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स हो चुके हैं 3-4 आपके, तो तभी दे देना बेहतर है मॉक टेस्ट। वही टॉपिक पढ़ने के इमीडिएट बाद 1-2 दिन आप रिवीजन कीजिए, फिर टेस्ट दे दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है, हमारे साथ भी होती थी कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे हमसे। जैसे जब हम मॉक टेस्ट देते थे तो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते थे। तो उन क्वेश्चन के साथ कैसे डील किया जाए, उन क्वेश्चन के साथ कैसे डील किया जाए कि ताकि दोबारा से वो गलती ना हो हमसे, इसके बारे में बताइए। वो आप कैसे डील करते थे उसके बारे में, वो प्लीज़ बताइए। जैसे मेरे मॉक टेस्ट में अगर जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते थे, हाँ, मैंने बुक में लिस्ट कर लेता था कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। फिर वो एक बार टेस्ट, जैसे मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा तो मैं वो टेस्ट को जाके रिव्यू करता था कि क्यों रॉन्ग हुए ये क्वेश्चंस, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता था। तो वो टाइम पे क्या होता, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता। तो मिस्टेक्स तो होने ही वाले हैं, सिली मिस्टेक्स मैं भी बहुत किया, एग्ज़ाम के टाइम में भी किया, जीपैट एग्ज़ाम में बहुत इजी क्वेश्चंस गलत करके आया हूँ मैं। तो वो तो होने ही वाला है, ह्यूमन नेचर है। बट जैसे ही आपका मिस्टेक हुआ है आप नोट डाउन कर लो, बाद में उसे रिविजिट करना, वो एक तरीका है। सही बात है। अच्छा, जैसे कि जब बच्चे जीपैट की तैयारी करते हैं तो उसी दौरान उनको एक और प्रॉब्लम आती है कॉलेज का, कि क्योंकि आप कॉलेज को नेगलेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि कॉलेज में भी मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी हैं। बीच में सेमेस्टर एग्जाम्स भी आते रहते हैं, जैसे हमारे भी सेमेस्टर एग्जाम्स थे, हमारे तो जीपैट के आसपास ही सेमेस्टर एग्जाम पड़ गया था। तो बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम कॉलेज की पढ़ाई को साथ में लेकर के अपनी पढ़ाई कैसे करें, अपनी जो जीपैट की तैयारी कर रहे हैं उसको कैसे कंटिन्यू रखें। एक चीज़ क्या होता है कि टाइम का बड़ा इशू हो जाता है, कि जैसे कि मेरा क्या कॉलेज था, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक मेरा कॉलेज था, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। मैं 9 बजे से 5 बजे आता था, और घर आने के बाद मैं बहुत थक जाता था, तो ऑफकोर्स 1-2 घंटे की मैं सोचता था रेस्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद गिन चुन के मेरे पास 5-6 घंटे बचते थे। तो ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता है कि टाइम बहुत कम मिल पाता है, तो वो कैसे मैनेज करें और कैसे आउटपुट अच्छा निकाल पाएँ, वो इसके बारे में बताइए। ये मामले में तो मैं थोड़ा लकी था। अच्छा। क्योंकि हमारा बीफार्म कॉलेज था, उनके जो फैकल्टी थे उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे को ये टाइम पे, यानी कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं किया था मेरे लिए, मतलब बच्चों के लिए इन जनरल। बट जिनका ऐसा स्ट्रिक्ट है कॉलेज कि आपके टाइमिंग्स इतने हैं, 7 to 8 आवर्स आपको अटेंड करना है, तो जितना रिमेनिंग टाइम है उसमें से आप निकाल सकते हैं वो ट्राई कीजिए निकालने का। जैसे कुछ टाइम्स है आप वॉलंटरीली लीव्स भी ले सकते हैं, तो वो यूटिलाइज़ कीजिए। और कॉलेज के टाइम में आपके पास जितना भी फ्री टाइम बचता तो वो उसको स्पेंड कीजिए प्रिपरेशन के लिए। और घर पे आए बाद रेस्ट तो नेसेसरी है, एकदम से आके कोई नहीं बैठ सकता प्रिपरेशन के लिए। तो जो रात में कवर कर सकता उतने टॉपिक्स तो रात में करो, बट जो सुबह जल्दी उठ सकता फिर वो उस हिसाब से आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। और एग्ज़ाम्स जैसे मिड टर्म एग्ज़ाम्स है, एंड टर्म एग्ज़ाम्स है, तो वो तो मैं एक दिन पहले ही पढ़ता था उनके लिए। अच्छा। उनको आप जितना कम टाइम दे सको उतना बेहतर, क्योंकि आपको यानी कि उसमें 10 CGPA तो लाना नहीं है। हाँ, सही बात है। आपको बेसिक एक 8 to 9, 7 to 8 के बीच में लाना है। हाँ। उसके लिए 1 या 2 डेज़ की प्रिपरेशन इनफ है। तो उसको जितना कम टाइम हो सकता उतना देना कॉलेज को, इन द एटलीस्ट लास्ट ईयर। प्रैक्टिकल्स चलो तो वो तो कंपलसरी है, वो आप स्किप नहीं कर सकते, बट थ्योरी लेक्चर्स जितने आप अवॉइड कर सकते हो उतने अवॉइड करो। अच्छा, अभी देखा जाए जिस हिसाब से अभी करंट सिनेरियो को अगर हम देखें तो कुल मिलाकर हमारे पास 1 महीने के आसपास अभी टाइम बाकी है बच्चों के पास, क्योंकि हम जहाँ तक अभी जीपैट की डेट आई है 8 जून को जीपैट का एग्ज़ाम है, तो बच्चों के पास 1 महीना भी बचा हुआ है। तो क्या मुझे अब एक चीज़ और बताइए कि क्या अगर कोई अभी स्टार्ट करता है पढ़ाई करना, उसने मतलब वो भी सोचता है कि मैं अभी से तैयारी करता हूँ इसकी जीपैट की, क्या उसका हो पाता है? और उन बच्चों के लिए क्या है कि जो बच्चे लगातार टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो लास्ट के महीने में कैसे इफेक्टिवली पढ़ें कि वो इनका ये मंथ बहुत प्रोडक्टिव हो, इसके बारे में प्लीज़ बताइए कि आखिरी मंथ में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी पढ़ाई को लेकर के। जैसे अभी स्टार्ट करना चाहता है तो उसको मेजर सब्जेक्ट्स पे तो पहले मेजर पे ही फोकस करना चाहिए, माइनर तो नहीं बिल्कुल भी। सही बात और है। मेजर में भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हाँ, उसी पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। क्वालिफिकेशन
पॉसिबल है बट इनकी बहुत फार फेच्ड है, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये इस मोमेंट पे स्टार्ट करना। और जो बच्चे पहले से करते आ रहे हैं उन्होंने तो पहले कोई न्यू टॉपिक्स लर्न करने की कोशिश नहीं करना है। जैसे आपका कुछ केमिस्ट्री में छूट चुका है, वो पता है केमिस्ट्री का ये टॉपिक मेरा नहीं हुआ है, अगर वो टॉपिक बहुत छोटा है, एक दिन में होने वाला, तो आप अटेम्प्ट कीजिए। बट अगर वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है तो आप बिल्कुल भी उसके पीछे मत भागो। बाकी काफ़ी टॉपिक्स है और वो टॉपिक्स पे 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे जो आपने छोड़ा है, तो वर्थ इट नहीं है आपका पूरा प्रिपरेशन डिरेल कर देना वो एक टॉपिक के पीछे। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना, MCQ सॉल्व करते रहना डे इन डे आउट, और रिवाइज करते रहना। रिवीजन भी ऐसा कि आपने पहले से ही मार्क करके रखा होगा कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस एक पर्टिकुलर टॉपिक के, तो बार बार फुल टॉपिक रिवाइज करना इज़ नॉट फीजिबल लास्ट मंथ में। सही बात है। आपने जो मार्क करके रखा है कि ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इतना मुझे नहीं आ रहा, तो यही रिवाइज करना, फुल टॉपिक भी रिवाइज नहीं करना ये टाइम पे। हाँ, और मेरे ख्याल से अगर मैं रिवीजन स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो हमारे सर जैसे हमको बताते थे कि जो रिवीजन होना चाहिए वो बहुत ही मतलब सॉलिड तरीके से होना चाहिए, और रिवीजन का सबसे एक बेहतरीन तरीका मेरे को लगता है कि MCQ सॉल्व करके आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप जैसे क्या होता है कि हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, अगर जैसे मान लो कि मैंने कोई NS का नोट्स बनाया या फिर मैं NS बुक से पढ़ रहा हूँ और उसी को मैं बार बार पढ़ने पलटे जा रहा हूँ, तो वो चीज़ बहुत बोरियत फील कराती है और फिर उसमें आप कुछ ग्रैप्स ज़्यादा नहीं कर पाते हो। तो मेरे ख्याल से सबसे, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो रिवीजन का एक सबसे बेहतरीन तरीका होना चाहिए MCQ सॉल्व करके। आप जो भी चैप्टर आपको लगता है कि हाँ कि ये चैप्टर के मुझे रिवीजन करना है, उस चैप्टर का आप मॉक टेस्ट दीजिए। फिर जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो तो ऑफकोर्स अभी अगर बन रहे हैं उस टाइम भी बन रहे हैं तो आपके जीपीएट में ही बन जाएंगे, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, जैसे आपने बताया कि वो क्वेश्चंस को आप किसी रजिस्टर में नोट करके बाद में उसको एंड टाइम में रिवाइज कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी तरीका भी हो सकता है कि रिवीजन स्ट्रेटजी जो रिवाइज करने का बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका हो सकता है। इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला था, और जैसे कि मैंने पूरे साल लास्ट के 6 मंथ मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए थे, और मैं जो भी क्वेश्चंस मेरे को नहीं आते थे मैं एक रजिस्टर बनाता था, उसमें नोट करता जाता था, और लास्ट के आप 15-20 दिन मैंने सिर्फ वो रजिस्टर ही रिवाइज किया था, और मेरे मतलब अच्छा खासा मैंने परफॉर्म किया जीपैट में। तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी बहुत उसने मेरी बहुत हेल्प की थी मेरी। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और बच्चों को आता है कि जैसे कि जब हम इतनी लंबी तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेस बहुत आता है बच्चों को, और स्ट्रेस आता है फिर बीच में ऐसा लगता है यार कि बहुत फ्रस्ट्रेट फील करने लग जाते हैं हम लोग, क्योंकि लंबे समय तक पढ़ना इट्स नॉट ईजी। तो कैसे बच्चे मोटिवेट रहें, ठीक है ना, और कैसे अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखें, इसके बारे में बताइए कि बीच में जो स्ट्रेस आता है उसको कैसे वो कंट्रोल करें, स्ट्रेस को कैसे अपने आप को मैनेज करें, इसके बारे में बताइए। पहले तो स्ट्रेस का तो प्राइमरी फैक्टर मेरे को लगता है एक तो ओवरवर्किंग योरसेल्फ, बहुत ज़्यादा आप कर लेते हो एक ही टाइम पे बिना रेस्ट के, और कंपैरिजन अपने पीयर्स के साथ में, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है। मैं बहुत करता था स्टार्टिंग में, अच्छा, मेरे को बहुत अफेक्ट करता था वो चीज़, बट फिर मैंने सोचा कि ये मेरा ही पाते अकेले का, उससे कंपेयर करने में तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट तो मेरा ही आने वाला है, उसका कुछ भी हो। तो आपको कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है कि वो कहाँ प्रोग्रेस कर चुका है, मेरा तो ये टॉपिक बचा है उसका हो गया, बिल्कुल नहीं करना है ये। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, फिर भी मैंने पुल कर लिया आ गया, तो आप 100% कर सकते हो एंड में, और बीच में ब्रेक्स लेते रहिए बिल्कुल। मैं तो हर सैटरडे ऑलमोस्ट 1 या 2 ही घंटा पढ़ा है मैंने। अच्छा, एवरी सैटरडे मैं पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि वो दिन मेरे को लगता था फुल वीक मैंने मेहनत किया है अभी, हाँ, अपने को थोड़ा सा रिवॉर्ड दिया जाए। अब मैं खेलने जाता था, फुटबॉल खेलता था, तो उससे और प्लस सोशल मीडिया से तो जितना दूर हो सकता है ये टाइम पे उतना दूर रहिए। बिल्कुल 1 ईयर मैंने भी क्विट कर दिया था, पॉसिबल है क्विट कर दो बिल्कुल 1 साल, तो क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है आपको। सही बात। फिर ये सोचना कि आपने स्टार्ट क्यों किया था प्रिपरेशन, स्टार्ट जब थे और आप अभी कहाँ हो, सही बात। उससे आपको समझ में आएगा कितना आगे आ गए आप। एंड में आके क्विट करना कोई मतलब नहीं है। सही बात। इतने मेहनत कर लिया है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है आपसे, उस पर खड़े उतरना है आपको बस। अच्छा, कुछ टिप्स बताइए आप जो 3rd ईयर में हैं अभी बच्चे उनके लिए, कि कुछ टिप्स जो अपने हिसाब से आप शेयर करना चाहोगे, और कुछ टिप्स बताइए जो 4th ईयर में है, जो फाइनल ईयर में, क्योंकि जो 3rd ईयर में है वो तो जहाँ तक अभी वो शुरुआत कर रहे हैं वो तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या उनको करना चाहिए, और जो 4th ईयर में है वो भी पीक पे पहुँच चुके हैं एक बार, तो इन बताइए कि आप क्या राय देना चाहेंगे इन दोनों बच्चों को, इन दोनों स्टूडेंट्स को। 3rd ईयर स्टूडेंट्स तो अभी अफोर्ड कर सकते हैं रेफरेंस बुक्स पढ़ना, इन डिटेल टॉपिक्स को पढ़ना, स्लोली पढ़ना एकदम, क्योंकि उनके पास टाइम है। बट अगर आप फाइनल सेम में हो
अभी या फिर फाइनल ईयर में हो अभी आप, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रेफरेंस बुक्स में से गो थ्रू करें। हाँ। तो बेसिकली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आपने कोई क्लासेस लगाया है तो उनके नोट्स पे रिलाई करो, क्योंकि एवरी क्लास इज़ गुड, इससे कोई कोचिंग ख़राब नहीं है और सबको एक बेसिक आइडिया हो चुका है अभी कि जी बैट में किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। किसी के भी नोट्स पढ़ लो, डजेंट मैटर। और फाइनल ईयर में तो बस आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ही देना चाहिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा देना चाहिए। थर्ड ईयर में इतना भी, अगर थर्ड ईयर में आपका मार्क्स कम भी आ रहा तो डिमोटिवेट होने का मतलब ही नहीं है, 1 साल बचा है पूरा। चलिए, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे अभी नाइपर में लेटेस्ट कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आपकी उसकी क्या राय है, आप बताइए मुझे। जैसे अभी बताया गया है कि अभी जो नया वो आया है नाइपर का, उसमें जो नया ब्रोशर आया है उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, MBA था, वो दोनों जगह से, नाइपर हैदराबाद से भी और नाइपर अहमदाबाद से भी हटा करके सिर्फ उन्होंने उसको नाइपर शास्त्रनगर तक ही लिमिट रखा है उसको। तो बताइए ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा कि नाइपर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया? अब नाइपर MBA तो एक ऐसी फील्ड थी जिसमें अभी पर्टिकुलरली सैचुरेशन तो बहुत है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत है हैदराबाद में भी, मोहाली में भी। तो एंड बेसिकली नाइपर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल, फार्मेसी से, तो उनका बेसिकली फोकस ये रहा होगा कि विल शिफ्ट टुवर्ड्स रिसर्च मोर। जैसे उन्होंने केमिस्ट्री की सीट्स बढ़ा दी है अभी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस, PTPC की सीट बढ़ चुकी है। तो उनका फोकस ऐसा रहेगा कि ऐसे स्टूडेंट्स का इंटेक करना जो रिसर्च पे फोकस करेंगे, बिकॉज MBA में तो बेसिकली इट्स मार्केटिंग, बिल्कुल, उसका फार्मा से देखा जाए तो ज़्यादा रिलेशन है नहीं, यानी कोर फार्मेसी से। बिल्कुल। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने ये डिसीजन इसीलिए लिया होगा कि उन्हें आउटपुट रिसर्च में ज़्यादा जनरेट करना है गवर्नमेंट को। देखने को मिली है अभी ब्रोशर में कि उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको बहुत उन्होंने जैसे एक्सटेंड कर दिया। फॉर एग्जांपल, अब वो कह रहे हैं कि जो जिन्होंने MSc का रखा है केमिस्ट्री में, या फिर MSc का रखा है और सब्जेक्ट्स में, उनको भी वो लोग इन्विटेशन दे रहे हैं कि वो यहाँ आकर के MTech या फिर MS कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। आपको क्या लगता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? अकॉर्डिंग टू मी, जैसे MSc जो है स्टूडेंट्स केमिस्ट्री बेसिकली, तो उनकी केमिस्ट्री ज़रा एज कम्पेयर टू फार्मा स्टूडेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। बिल्कुल, उनका बेसिस ही उस पर है। तो नाइपर का ये मोटिव रहा होगा कि ऐसे टैलेंट को लाया जाए जो ऑलरेडी वेल वर्स्ड है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। जैसे अभी केमिस्ट्री की सीट्स मोस्टली बढ़ाई गई है अच्छे क्वांटिटी में, और वहीं से मोस्टली बच्चों को लाया जा रहा है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए अच्छा है। तो ये रीज़न रहा होगा, दे कैन डू बेटर रिसर्च। जैसे मैं बताऊँ, मैं केमिस्ट्री से हूँ, मैं प्रोसेस केमिस्ट्री मेरा डिपार्टमेंट है। तो जैसे नाइपर हैदराबाद में स्पेशली बहुत सीट्स बढ़ाई गई केमिस्ट्री के लिए, खास करके मेडिसिनल केमिस्ट्री और प्रोसेस केमिस्ट्री में। पहले हमारे पास 15 सीट्स थी, अब 20 सीट्स हो गई है। तो जैसे अभी सर ने बताया कि क्या नाम है, रिसर्च जो नाइपर है वो रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहा है, इस वजह से उसने जो MSc के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मौका दिया है वो करने के लिए। और हमारे नाइपर हैदराबाद में जो टीचर हैं केमिस्ट्री के, वो वाकई बहुत अच्छे टीचर्स हैं। जैसे हमारे जो प्रोफेसर हैं, जो हमारे डीन हैं, जो हमारे केमिकल साइंस के HOD भी हैं, डॉक्टर श्रीनिवास नंदूरी सर, वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और फिर उसके बाद विनय सर हैं, जो विनय सर बहुत अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो हमारे नाइपर हैदराबाद में केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट बहुत सॉलिड है। तो इस वजह से उन्होंने सोचा होगा क्यों ना यहाँ से बढ़िया आउटपुट निकाला जाए, और इस वजह से यहाँ की सीट्स बढ़ाई गई है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिला इस बार के नाइपर के ब्रोशर में। और भी बहुत सारे चेंजेस थे, जैसे इस बार बताया गया कि इन्होंने दो एग्ज़ाम ले रहे हैं। दो एग्ज़ाम मतलब कि MTech, अगर आपको MTech करना है और अगर आपको MS करना है या फिर MBA करना है, तो आपको दो तरह के एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी होगी, और इनके एग्ज़ाम्स भी अलग अलग होंगे। तो इसके पीछे कुछ कहना चाहेंगे आप? अब लास्ट ईयर भी यही क्राइटेरिया था, जैसा मेडिकल डिवाइसेस का एग्जाम अलग था और इसका क्राइटेरिया अलग था, सेग्रीगेशन। एक तरीके से बच्चों के दिमाग में ये, मतलब उनको चाहते हैं कि वो क्लियरिटी अपने दिमाग में रखें कि उनको MTech फील्ड में आना है या फिर MS फील्ड में आना है, तो इससे उनके अंदर ज़्यादा क्लियरिटी आएगी मेरे हिसाब से। इन सबको सोच कर उन्होंने ऐसा किया। तो नाइपर की प्रिपरेशन जीपर की प्रिपरेशन कैसे अलग है, प्लीज़ इस पर थोड़ा बताइए, और क्या एडिशनल चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए नाइपर के लिए, थोड़ा ये बता दीजिए। नाइपर का बेसिकली क्राइटेरिया ऐसा है कि वन लाइनर ज़्यादा आते हैं नाइपर में एज कम्पेयर टू जीपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बहुत है। एंड नाइपर में एक एप्टीट्यूड करके भी एक सेक्शन है, उसके लिए आपको अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे
बेसिक थोड़े बेसिक मैथ्स एप्टीट्यूड है आपका, हाँ। जनरल नॉलेज है, तो वो आपको एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना चाहिए। केमिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा एडवांस्ड आता है नाइपर, नॉट एज मच एज एडवांस बट थोड़ा जीपैट से हायर लेवल पे, एंड 200 क्वेश्चन है, तो आपको उनको 2 घंटे में ही सॉल्व करना है। तो टाइम भी एक फैक्टर है नाइपर के प्रिपरेशन में। तो जीपैट में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। 125 क्वेश्चन 180 मिनट्स, बट यहाँ पे तो 200 क्वेश्चन एंड 120 मिनट्स ही है। आपको इधर फास्ट करना है। तो इसका जो प्रिपरेशन की एग्जाम देने का तरीका है थोड़ा अलग है जीपैट से। थैंक यू सो मच वीडियोस पूरा देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग लेके आने वाले हैं जहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और भी बच्चों के हम लोग इंटरव्यूज़ लेंगे और जानेंगे उनकी स्ट्रेटजी के बारे में, और कैसे अपने पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकें, कैसे अपने जीपैट एग्जाम को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके।